जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वास्थ्य आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 इंटू एक्स प्लस 1 तथा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये समकोण त्रिभुज, इसमें ABC इसकी भुजाएं हैं। फिर इसमें दिया गया है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी जो आपका भुजा AB और भुजा BC है, इस समकोण बनाने वाली भुजा है। ये कैसी भुजा है? समकोण बनाने वाली भुजा है, यानी यही दोनों भुजाएं मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, समकोण बना रही हैं। फिर इसमें एक भुजा को हम मान लेते हैं, यानी जो आपकी भुजा AB है, ये मान लिया 3 इंटू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर जो दूसरी भुजा आपकी समकोण बनाने वाली है, यानी BC को हम मान लेंगे 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया है? ये दिया गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तथा भुजा AB बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर ये कितना है? ये है 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें इन भुजाओं की लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार आपने क्या माना? BC, ऊंचाई क्या है? AB। अब इसके बाद में जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपके प्रश्न में दिया गया है 30 इक्वल टू 1/2। BC का मान कितना है? तो BC का मान है 2x माइनस 1। AB का मान क्या है? AB का मान है 3 इंटू एक्स प्लस 1। AB का मान क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसके बाद में इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 2 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 का 30 से गुणा हो जाएगा 60 बराबर 1 का इधर मल्टीप्लाई, यानी 2x माइनस 1 और जो आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3x, 3 का 1 से तो प्लस का 3,
फिर इसके बाद में 60 इक्वल टू 2x का 3x के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x², फिर 2x का प्लस 3 से, तो 3 2 जा x, 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद में 1 का यानी -1 का 3x से तो माइनस का 3x हो जाएगा, -1 का प्लस 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, 2x का 3x के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6, x और x का x² हो जाएगा। फिर 2x का जब हम 3 से करवाएंगे तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, माइनस के 1 का 3x से तो माइनस का 3x, माइनस के 1 का प्लस के 3 से तो माइनस का 3। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 6x², 6x से 3x माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 3x, ये आपका माइनस का 3 है। अब यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 3, तो यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, फिर जो आपका ये 3 है ये इनटू में है, इक्वल टू की दूसरी साइड में ये अपॉन में चला जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 60/3 इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 1। अब इसके बाद में 3 से हम 60 को काट सकते हैं, तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 0 यानी 20 इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 1। 20 को इक्वल टू की दूसरी साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 1 और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20। फिर इसके बाद में हम इसे लिख सकते हैं 2x², अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, 2x² प्लस x 1 और 20 ये माइनस के हैं जुड़ जाएंगे तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो x² का गुणांक है हमने पहले भी बताया, यहाँ पे जो x² का गुणांक है इसका अंतिम पद के साथ गुणा हो जाता है फैक्टर बनाने के लिए, यानी 2 का जब हम 21 के साथ गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 42। अब आपको 42 को देखते हुए तो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 1 आना चाहिए और जो गुणनफल आएगा वो 42 के बराबर आना चाहिए। तो 7 और 6 दो ऐसी संख्या है कि जब हम 7 से 6 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है और 7 और 6 का जो गुणनफल आता है वो 42 हो जाता है, 42 हो जाता है। यहाँ पे हम 7 और 6 को ले सकते हैं, तो यहाँ हम नोट करेंगे 2x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 21। अब यहाँ पे 42 के स्थान पर लिखेंगे क्या 21, केवल 42 का काम था कि इस तरीके से फैक्टर को तोड़ दे या फैक्टर को बना दे। अब यहाँ पे हम दो पदों के जोड़े बनाएंगे। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है 2x, तो बचेगा x प्लस 7। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 3, तो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेना है x, तो यहाँ पे बचेगा 2x क्योंकि 2 दूसरे पद में नहीं है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा 2x प्लस 7। दूसरे पद में कॉमन लेना है माइनस का 3, तो बचेगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों पदों में कॉमन नजर आ रहा है x, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x, यहाँ से x निकल गया तो बचा 7। इन दोनों पदों में माइनस और 3 हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 2 जा 6, x बचा, 3 7 जा 21 तो 7 बचा, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 दो बार, इसे हम एक बार लिख सकते हैं। फिर जो आपका कॉमन वाला पद x माइनस 3, इसे हम एक बार लिख सकते हैं। यहाँ से 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू माइनस 7/2, x का एक मान आ गया। दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 3 आएगा, यानी x का जो 3 मान धनात्मक है इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम जो आपका मान निकला है अब इसे हम रखेंगे भुजाओं की लंबाई में, यानी AB और BC में, क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और x यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भुजा है, तो इसलिए x के इस मान को हम AB में रखेंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे हम अतः
ए बी बराबर, ए बी क्या माने थे, ए बी माने थे 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स क्या है 3 है, प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा 12, तथा BC क्या थी, BC है 2x माइनस 1, क्या है 2x माइनस 1, यहाँ पे x के मान को रखना है, तो x का मान है 3 माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 5, ये क्या आएगा 5, यानी जो AB का मान निकला वो आया 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, और जो BC का मान निकला है ये निकला है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजाओं की लंबाई ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भुजाओं की लंबाई। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है, तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की अन्य दो, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और उसमें जो आपकी दो भुजाएं हैं, जो अन्य दो भुजाएं हैं, उसे हम किसी भी चरपथ के बराबर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसमें जो आपका ये कर्ण दिया गया है, ये कर्ण कितना दिया गया है, ये कर्ण दिया गया है 17 सेंटीमीटर, कर्ण 17 सेंटीमीटर है। फिर जो अन्य दो भुजाएं हैं इसमें से हम इन्हें x और y मान सकते हैं। अन्य भुजाओं को क्या मान सकते हैं, x और y मान सकते हैं, और इन्हीं भुजाओं के मान को निकालना है। तो हम लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं x तथा y है। माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं x तथा y हैं। माना समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं x तथा y हैं तथा इन भुजाओं का अंतर, इन भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अर्थात आपने क्या माना है, x और दूसरी भुजा y, तो इनका जो अंतर है वो कितना है 7।
यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या आएगा 7 प्लस वाई। x का मान क्या आएगा 7 प्लस वाई। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया 17 सेंटीमीटर, तो हम कर देंगे 17 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब आपने क्या माना है x माना है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपने y माना है, आधार क्या माना है y माना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो x का मान आया है वो कितना आया है, ये आया है 7 प्लस वाई। x का मान कितना आया 7 प्लस वाई। तो जहाँ पे हम लंब का स्क्वायर किए हैं यानी x का स्क्वायर किए हैं, वहां पर क्या रखना है 7 प्लस वाई का स्क्वायर। क्या रखना है 7 प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है y है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसके बाद में जो 17 का स्क्वायर होगा, तो 17 का स्क्वायर का मतलब 17 का आप 17 से गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49 आएगा, 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, 1 सत्ते 7 1 एकम 1 तो 9, 7 1 8 1 1 2 यानी 289 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 289 बराबर। अब यहाँ पे 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49 प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 7 जा 14, 14 का y से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 14y प्लस का y स्क्वायर। अब इसके बाद में इधर देखेंगे, अब ये हो जाएगा 289 बराबर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y और प्लस का क्या है 49, प्लस का 49। अब 289 को इक्वल टू की दूसरी साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस का है और इक्वल टू की दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 289 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 14y, यहाँ पे 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए माइनस लग जाएगा बराबर 0। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 120। 2 से जब 240 को काटा जाएगा तो बचेगा 120 बराबर 0। अब ये 2 आपका गुणे में है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड में बटे में चला जाएगा और 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक द्विघात समीकरण का निर्माण हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए हमें 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 7 आना है और जो गुणनफल होगा वो 120 आना है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अब इसके बाद में ये 2 0 के बटे में जाकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 बराबर 0। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 बराबर 0। तो 2 ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग या अंतर 7 है, गुणनफल 120 है। तो 2 ऐसी संख्याएं 15 और 8। 15 का जब हम 8 से गुणा करवाते हैं तो 120 आता है और 15 से जब हम 8 को माइनस करते हैं तो 7 बचता है। यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस
15y माइनस 8y माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पे दो दो पदों के जोड़े बनाना है। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है y, बचेगा y प्लस 15। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 8, तो बचेगा y प्लस 15 बराबर 0। y प्लस 15 दो बार है, इसे हम एक बार लिखेंगे। फिर जो कॉमन वाला है y माइनस 8, इसे हम एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y प्लस 15 बराबर 0, तो y का मान आएगा माइनस 15। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट से y का मान निकालेंगे, y माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान आएगा प्लस का 8। अब y को आपने माना है भुजा, और भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए y के धनात्मक मान को लेते हैं, यानी y बराबर 8 को लेंगे। तो यहाँ से जो आपका BC है वो BC निकल आया। अब y के मान को कहाँ रख देना है, y के मान को समीकरण 1 में रख देना है, जिसे आपने समीकरण 1 बनाया था। तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी x बराबर 7 प्लस वाई। समीकरण 1 क्या थी, x बराबर 7 प्लस वाई। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 7 प्लस वाई, y का मान है 8, तो x का मान आ जाएगा 8 7 15। अतः जो भुजा AB है, अतः भुजा AB को आपने क्या माना था, AB को माना था x, यानी x बराबर क्या निकला 15 सेंटीमीटर। अतः भुजा AB बराबर तो आपका x था वो निकल आया 15 सेंटीमीटर, तथा BC जो y के बराबर था ये कितना निकला, ये निकलेगा 8 सेंटीमीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। AB बराबर जिसे आपने x माना था 15 सेंटीमीटर, BC जिसे आपने y माना था 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया था त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, और यही त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। जिनके वर्गों का योग 545 है। 545 है, जिसके वर्गों का योग कितना है 545 है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि वो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे माना पहली प्राकृत संख्या, माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, तथा दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन क्रमागत संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 545 है। यानी पहली प्राकृत संख्या क्या है, x है, इसका वर्ग कर देंगे। दूसरी प्राकृत संख्या जो क्रमागत प्राकृत संख्या वो क्या है, ये x प्लस 1 है। अब क्या कहा गया कि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दिया, पहली संख्या का वर्ग
प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कितना है 545 है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने माना कि पहली प्राकृत संख्या क्या है x है, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है x+1 है। फिर क्वेश्चन में कहा गया जिनके वर्गों का योग, यानी पहली प्राकृत संख्या के वर्ग और जो दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या है इसका वर्ग, इन दोनों का योग कितना है 545 है। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x का 2x से 2x 2 जा 2x इक्वल टू 545। अब इसके बाद में जोड़ेंगे तो x² हो जाएगा 2x² प्लस का 2x है प्लस का 1 है और ये जो 545 है इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 545 बराबर 0। अब इसके बाद में हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 1 से 545 को घटा रहे हैं तो माइनस का 544 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 2 तो बचेगा x², यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 2 दूना 4 और 2 सती 14 2 दूना 4 इक्वल टू 0। अब जो ये 2 है ये गुणे में है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड में बटे में चला आएगा और 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 272 बराबर 0। 2 0 के बटे में आकर के क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 1 आए और जो गुणनफल आना है वो 272 आए। तो 17 और 16 दो ऐसी संख्या है कि 17 से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है और 17 और 16 का जो गुणनफल है ये 272 के बराबर होता है। 6 सत्ते 42, 6 कम 6 4 10, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7 और 1 एकम 1 2 7 2 यानी 272। तो ये कौन कौन सी संख्या है 17 और 16। तो अब हम फैक्टर बनाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर 0। यहाँ पे दो दो पदों के जोड़े बनाना है। पहला पद में कॉमन आपको मिल रहा है x तो बचेगा x प्लस 17, दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 16 तो बचेगा x प्लस 17 बराबर 0। अब इसके बाद में ये हो जाएगा x प्लस 17 दो बार, इसे हम एक बार लिख सकते हैं और x माइनस 16 जो कॉमन वाला पद है इसे हम एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब x प्लस 17 बराबर 0, यहाँ से x का मान आएगा माइनस 17। दूसरा x माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो प्लस का 16 आएगा, यानी x का जो मान आ गया वो प्लस का आ गया 16 और हम वैल्यू हमेशा धनात्मक वैल्यू लेंगे। तो अतः प्राकृत संख्या क्या आ गई, अतः पहली प्राकृत संख्या बराबर क्या आ जाएगी 16 तथा दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या जिसे आपने माना था x प्लस 1, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 प्लस 1 यानी 17 आ जाएगी। तो पहला आंसर 16, दूसरा 17, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। 21 में कहा गया है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग
वर्गों का योग 149 है। 149 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मानेंगे कि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, या 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो माना पहली प्राकृत संख्या, माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, तथा दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर x+1, तथा तीसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, तीसरी क्रमागत प्राकृत संख्या x+2 है। यानी पहली संख्या क्या मानी, प्राकृत संख्या x मानी, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या क्या माना गया, x+1, तीसरी क्रमागत प्राकृत संख्या x+2 है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इन तीनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 149 है। यानी पहले का वर्ग क्या हो जाएगा, x², दूसरे का वर्ग क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, प्लस तीसरी क्रमागत प्राकृत संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 149 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है और वहां से x के मान को निकालना है। और x का मान मतलब आपकी पहली प्राकृत संख्या, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, 2 जोड़ेंगे तो तीसरी क्रमागत संख्या। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x²। यहाँ पे फार्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी ये हो जाएगा 2x, प्लस a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी हो जाएगा 2 2 जा 4x इक्वल टू 149। x² यानी हो जाएगा 3x²। फिर x वाले पद पे आते हैं 2x और 4x, ये हो जाएगा 6x। संख्या पे आते हैं 1 और 4, ये हो जाएगा 5। 149 इक्वल टू की दूसरी साइड में धनात्मक है, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x, 5 से 149 घटाएंगे तो माइनस का 144 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है 3, तो बचेगा x² प्लस का 2x माइनस 3 चौक 12, 2 बचा 3 बची 24 बराबर 0। 3 गुणे में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड में 0 के बट्टे में आ जाएगा, और 0 के बट्टे में 3 का मतलब 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये द्विघात समीकरण बचेगा x² प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 2 आए और जो गुणनफल आए वो 48 आए। तो 8 और 6 2 ऐसी संख्याएं हैं कि जब हम 8 से 6 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है, और 8 और 6 का जो गुणनफल आता है वो 48 के बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका फैक्टर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पे 2 पदों के जोड़े बनाना है। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 8। दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 6, तो बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। x प्लस 8 2 बार है, इसे हम एक बार लिख सकते हैं। फिर कॉमन वाला पद x माइनस 6, इसे हम एक बार लिख सकते हैं बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से हम x के मान को निकालेंगे, x प्लस 8 बराबर 0, तो x का मान आएगा -8। दूसरा
x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से मान आ जाएगा +6 और इसी मान को हम पहली प्राकृत संख्या के इक्वल कर देंगे। अतः ये मान लेंगे, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है। तो अतः पहली प्राकृत संख्या यानी x ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, तथा दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या जिसे आपने x + 1 माना था, x का मान निकला है 6 + 1, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तथा तीसरी क्रमागत प्राकृत संख्या जिसे आपने माना था x + 2, ये आ जाएगा, x का मान निकला है 6 + 2 यानी 8 आ जाएगा। क्रमागत का मतलब होता है सीरियल से, तो 6, 7, 8 यानी ये तीनों संख्याएं क्रमागत हैं, सीरियल से आती हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, यही 3 क्रमागत संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।